अध्याय 6 नया साहसी भारत 4 गोबलिन से खबर फैल गई कि भारत ने अंततः भावना को अपने दल के सदस्य के रूप में चुन लिया है और सभी साहसी लोग निराशा की आहें भरने लगे या अपनी जीप चटकाने लगे। एक और होनहार प्रतिभा बर्बाद हो गई। अरे क्या ये सच में इतना बुरा है? आखिरकार वो अभी भी एक जादूगरनी है। चुप रहो, एक जादूगरनी उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसकी कुशलता, और मैंने सुना है वह अपनी छड़ी के बिना कुछ भी नहीं है। वो रिसेप्शनिस्ट का काम बखूबी संभालती दिख रही थी। अगर वो वहीं रुक जाती तो हम इस सारे तमाशे से बच सकते थे। इतना निराश मत हो सकता है भविष्य में साथ काम करने का मौका मिले। न केवल साहसी लोग बल्कि स्वयं संघ भी इस स्थिति से अशांत लग रहा था। विशेषकर कार्यालय प्रबंधक, जिसने शुरू में भावना को रिसेप्शनिस्ट के रूप में लाया था, ने खुले तौर पर अपना असंतोष व्यक्त किया। क्या सच में ऐसा ही होना था? मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। तुमने नहीं किया, मुझे बस कुछ और करना था। छी, कुछ समय तक तुम्हें बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। अफवाहें ऐसे ही काम करती हैं। अगर वे अच्छे तरीके से फैलती हैं तो छोटी छोटी बातें भी बड़ी उपलब्धियां बन जाती हैं, लेकिन अगर वे गलत तरीके से फैलती हैं तो वे बातें भी जो तुमने कभी की ही नहीं अचानक सच हो जाएंगी। मुझे पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे ये करना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं समझता हूँ कि वह आशाजनक है, लेकिन क्या तुम सचमुच इतने आश्वस्त हो? कार्यालय प्रबंधक उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने भावना के जीवन के चरमोत्कर्ष को देखा था। एक खोज के दौरान हुई दुर्घटना में उसकी छड़ी नष्ट हो जाने के बाद उसकी जादुई क्षमता बहुत कम हो गई थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे अपने उपकरणों पर निर्भर कहते थे, लेकिन वास्तव में ऐसे कई साहसी लोग थे जो उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते थे। अगर आप सही समय पर शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल न कर सके तो उसका क्या मतलब? ये तो सुअर के गले में मोती लटकाने जैसा था। भावना ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। ईमानदारी से कहें तो वह भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। भारत को चुनना तर्क से अधिक सहज ज्ञान था। उसकी चुप्पी देखकर कार्यालय प्रबंधक ने अनुरोध पत्र निकालने से पहले कंधे उचका दिए। भावना ने विवरण पर नजर डाली और भौहें चढ़ा दी। शीर्षक गोबलिन डैन एक्सटर्मिनेशन। ग्राहक बैरन अत्रा का क्षेत्र। बैरन के क्षेत्र के जंगल में अक्सर भूतों के देखे जाने की सूचना मिली है। ऐसा संदेह है कि इस क्षेत्र में कहीं भूतों का अड्डा है और शीघ्र ही उनका सफाया करने का अनुरोध किया गया है। उन्मूलन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त किसी भी उपोत्पाद को रखा जा सकता है। कष्टप्रद काम, घटिया वेतन, कोई आश्चर्य नहीं कि कोई इसे लेना ही नहीं चाहता। मैंने उन्हें इनाम बढ़ाने का सुझाव दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। फिर भी वे हमें बार बार परेशान करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ। धिक्कार है इन कमीनों पर। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। आपने ड्यूटी के दौरान उस नए व्यक्ति को अपनी पार्टी में बुलाया था। अगर आपके पास इसके लिए समय था तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो अलग मामला है, बस मेरी रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह काट लो। हाँ, आप तो किसी भी बात को टालती नहीं है ना? आप वाकई रिसेप्शनिस्ट के लिए एकदम सही हैं। पाइप का धुआं छोड़ते हुए कार्यालय प्रबंधक ने अपने होठों को इस तरह चिपकाया जैसे वह स्थिति पर विलाप कर रहा हो, फिर अपना स्वर बदल दिया। ठीक है, आप और आपका साथी, मैं आपको रैंक में पदोन्नति के लिए बोनस मूल्यांकन दूंगा। यह अपेक्षित है। इसके अलावा आपसे मैं रैंक 3 के अनुरोधों को भी उन्हीं शर्तों पर स्वीकार करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि पार्टी के अनुरोध हमेशा सबसे निचले स्तर के सदस्य के स्तर के अनुसार होते हैं, है ना? ये नियम कमजोर लोगों को उच्च पदस्थ साहसी लोगों का शोषण करने से रोकने के लिए है। जब तक हमारे पास हुनर है तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो इस एक को मिलाकर तुम्हें रैंक 2 के 3 मुश्किल अनुरोध पूरे करने होंगे जो कोई और नहीं चाहता। अगर तुम्हें खास तवज्जो चाहिए तो तुम्हें नतीजे भी चाहिए। अगर उन सभी अनुरोधों के लिए मूल्यांकन दोगुने हो जाए तो यह कोई बुरी बात नहीं है। और मूल्यांकन मानदंडों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अपने समय से ही मैंने सभी गणना विधियां याद कर ली हैं। धिक्कार है, तुम बहुत परेशान हो। बस अब काम पर लग जाओ। कार्यालय प्रबंधक ने हताश होकर उसे विदा किया और भावना ने बाहर जाने से पहले थोड़ा झुककर प्रणाम किया। कितनी बर्बादी है, कितनी बर्बादी है। तारांकन तारांकन तारांकन। इसी वजह से हमारा पहला अनुरोध एक भूत प्रेत के विनाश का हो गया। आपसे सलाह लिए बिना यह निर्णय लेने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भावना ने रिसेप्शनिस्ट के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था और साहसिक कार्यों में वापस लौट आई थी। उसकी माफी पर भारत ने अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने वैसे भी कई तरह के अनुरोध स्वीकार करने की योजना बनाई थी, और अगर इससे हमारे मूल्यांकन बढ़ते हैं तो मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अच्छी बात है। भावना को अजीब तरह से दुविधा महसूस हुई। यह अच्छी बात थी कि वह मुश्किल में नहीं पड़ रहा था, लेकिन साथ ही भारत का रवैया थोड़ा लापरवाह लग रहा था। आप गोबलिन के बारे में कितना जानते हैं? मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मुझे विवरण पता है तो नहीं, वास्तव में नहीं। यह अपेक्षित है। नोवाइट हमारे स्रोत पर और पढ़े, खासकर यदि आप साम्राज्य से हैं। क्या मेरी उत्पत्ति का इससे कोई संबंध है? भावना ने कंधे उचका दिए। यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है। गोबलिन राक्षस होते हैं जिनकी प्रजनन दर बहुत तेज होती है। अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि एक राष्ट्र जितना शक्तिशाली होता है, गोबलिन उतने ही दुर्लभ होते जाते हैं। जैसे ही एक भी गोबलिन दिखाई देता है, स्थानीय सैनिक जुट जाते हैं और उनके पूरे अड्डे का सफाया कर देते हैं। उन्होंने आगे बताया कि बिरका साम्राज्य इसके बिल्कुल विपरीत था। इस राज्य के शाही परिवार और कुलीन वर्ग को केवल उन्हीं जमीनों की परवाह है जिन पर वे व्यक्तिगत रूप से शासन करते हैं। फिर भी जब तक कोई समस्या तत्काल बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं पहुंचाती, वे उसे छुपाना और अनदेखा करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि भूत प्रेत जैसे राक्षस हर जगह मौजूद हैं। भारत ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या गोबलिनों की संख्या में भारी वृद्धि आम लोगों के लिए सीधा खतरा नहीं बन जाएगी? इससे बदले में एक कुलीन वर्ग का क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। अगर हम नैतिकता की अनदेखी भी करें तो भी ऐसा लगता है कि उन्हें नियमित रूप से खत्म करना ज्यादा फायदेमंद विकल्प होगा। अगर गोबलिन इतनी तेजी से प्रजनन करते हैं तो उन्हें सैनिकों के लिए लाइव युद्ध प्रशिक्षण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भावना ने पलकें झपकाई। भारत ने भ्रमित होकर अपना सिर झुका लिया। क्या उसने कुछ अजीब कहा? यह सोचने का एक अविश्वसनीय रूप से कुलीन तरीका था। आम लोगों की सुरक्षा को मुनाफे का मामला कहना और गोबलिन को प्रशिक्षण के लिए डमी के रूप में सुझाना, मैंने पहले कभी किसी को ऐसा कहते नहीं सुना। भारत को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। छाया से मोहिनी जोर से हंसने लगी। बिल्कुल, आप अपने तौर तरीके और रूप रंग चाहे जितना बदल लें, एक महल में पला बड़ा लाड़ प्यार से पला बड़ा युवराज रातों रात अपनी पूरी दुनियादारी नहीं बदल सकता। भारत अंदर ही अंदर करा उठा। अपने पिछले जन्मों की यादों के बावजूद वह उतना सुरक्षित नहीं था जितना मोहिनी ने बताया था। लेकिन उस जन्म में 20 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद ये स्वाभाविक ही था कि कुछ आदतें उसमें गहरी पैठ बना चुकी थी। एक कहावत है, पद ही व्यक्ति को आकार देता है। जब आप लगभग हर पल युवराज की तरह व्यवहार करते हुए बिताते हैं तो यह मानसिकता तो बनती ही है। बस ये बेतुका नाटक छोड़ो और युवराज बनकर घूमो। इस तरह पिछली बार वाले बेवकूफ तुमसे झगड़ा करने की सोच भी नहीं पाएंगे। युवराज आर्यन देवराज है, मैं भारत हूँ, एक साहसी, हमेशा की तरह जिद्दी। भारत ने अपना संकल्प दृढ़ किया और स्वयं को और भी अधिक कठोर भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध किया। मैं समझ गया। एक सरदार आम लोगों से कर वसूलता है, इसलिए अगर वे दरिद्र हो जाते हैं या मर जाते हैं तो सरदार को भी नुकसान होता है। स्वाभाविक रूप से एक कुलीन का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों की रक्षा करे, चाहे वह
दायित्ववश हो या स्वार्थवश, भावना ने उपहास किया। मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे सरदार हैं जो इतनी दूर तक सोच भी नहीं सकते। दुनिया बेवकूफों से भरी है। ऊंचे पद पर होने का मतलब यह नहीं कि कोई बुद्धिमान है। मैं यहाँ अकेला व्यक्ति नहीं हूँ जो आम आदमी जैसा नहीं लगता, है ना? भारत ने मन ही मन सोचा, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। खैर चलो चले। हाँ, तारांकन बैरनेत्रा के क्षेत्र की ओर शिकारगाह की ओर जा रहे थे। भारत और भावना ने एक छोटा सा विश्राम लेने और जानकारी का आदान प्रदान करने का निर्णय लिया। दोनों ने एक दूसरे के बारे में अपनी अपनी जांच की थी, लेकिन यदि वे एक साथ लड़ने जा रहे थे तो बेहतर था कि एक दूसरे से सीधे सुना जाए कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लकड़ी जलाने वाला जादू। भावना ने अपना हाथ बढ़ाया और ध्यान केंद्रित किया। लगभग 3 सेकंड की तैयारी के बाद लगभग एक फुटबॉल के आकार का आग का गोला कैंप फायर के लिए इकट्ठा की गई लकड़ियों के ढेर में आग लगा गया। यह एक पूर्ण विकसित खरगोश या मध्यम आकार के कुत्ते को तुरंत भस्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन यह एक सूअर जैसे बड़े और मजबूत प्राणी को एक ही बार में मार गिराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। यह एक बुनियादी अग्नि मंत्र है। यह एक भूत को मारने के लिए पर्याप्त है। आप इसे कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या आप ज्यादा शक्तिशाली मंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर मैं पूरी ताकत से काम करूं तो लगभग 20 बार। इसके अलावा पत्थर जलाने वाला जादू भी है एक मध्यम श्रेणी का मंत्र, लेकिन इसे तैयार होने में लगभग 10 सेकंड लगते हैं और मैं इसे दिन में केवल 2 बार ही इस्तेमाल कर सकता हूं, बशर्ते मैं कोई और जादू न करूं। उपचार जादू के बारे में क्या? ये घाव की गंभीरता पर निर्भर करता है, इसलिए मैं सटीक संख्या नहीं बता सकता। मैं आमतौर पर छोटे मोटे घाव तो भर सकता हूं, लेकिन हड्डियों से जुड़ी कोई भी चोट मेरी क्षमता से बाहर है। और अगर शरीर का कोई अंग कट गया हो तो मैं कुछ खास नहीं कर सकता। भारत को उसकी योग्यताएं उसकी अपेक्षा से अधिक उपयोगी लगी। उसने इस संभावना पर विचार किया था कि अपनी छड़ी खोने के बाद भावना का जादू व्यावहारिक रूप से बेकार हो जाएगा। हालांकि उसकी युद्ध क्षमता अभी भी बरकरार थी, जिससे यह और भी अधिक पेचीदा हो गया। मैंने सुना है कि दूसरे रैंक 2 के साहसी लोगों के साथ तुम्हारी बनती नहीं है। ऐसा क्यों? उसे रैंक 3 पार्टी से बाहर निकाल दिया जाना उचित लगा। वे जरूर कुशल खिलाड़ी रहे होंगे जो भावना का उसके चरम पर मुकाबला कर सकते थे। एक बार जब वह कमजोर हो गई तो स्वाभाविक था कि वे उसे रखना नहीं चाहेंगे। लेकिन दूसरे दर्जे के साहसी लोग, भारत ने उन्हें देख लिया था। उसने कुछ को पीटा भी था। कुछ बेवकूफ जो पहले उससे लड़े थे वे दूसरे दर्जे के थे। उन्होंने जो कुछ देखा था उसके अनुसार भावना की योग्यताएं उनके लिए अत्यधिक वांछनीय थी। बिना किसी औजार के आग जलाने की क्षमता कैंपिंग के लिए बेहद सुविधाजनक थी। और ऐसी जगहों पर जहां बुनियादी मरहम भी मिलना मुश्किल था, वहां किसी ऐसे व्यक्ति का होना जो घाव का इलाज कर सके बहुत उपयोगी था। भावना भी ऐसी नहीं लगती थी जो बहुत ज्यादा घमंडी हो और अहंकार के कारण रैंक 2 के साहसी लोगों को दूर धकेल दे। कम से कम उसके व्यक्तित्व को देखकर तो ऐसा नहीं लगता था। आप भी यही सोचती हैं? क्या आप सचमुच मानती हैं कि एक महिला उन लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है जिन्हें वह प्रभावित करना चाहती है और जिनके साथ वह परवाह नहीं करती? हम क्या आप इसे फिर से नकारने वाले हैं? नहीं, एक बार तो आप सचमुच सही कह रहे हैं। किसी तरह यह मुझे और भी अधिक परेशान करता है। हम भारत के प्रश्न पर भावना हिचकिचाए। क्या मुझे सचमुच इसका जवाब देना होगा? अगर यह एक संवेदनशील मुद्दा है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। तो फिर इसे यहीं छोड़ देते हैं। देखा, मैं सही था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं सही था। क्या ये सचमुच मेरी छाया में एक राक्षस है या सिर्फ एक कष्टप्रद गपशप है? भारत उस विचार पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ विचार कर रहा था जब सरसराहट आसपास हलचल महसूस करते हुए भारत की नजर जंगल की ओर चली गई। क्या वह जंगल हमारा गंतव्य है? नहीं, हमें अभी भी लगभग 1 दिन की पैदल यात्रा करनी है। अच्छा ऐसा है। भारत ने 4 पत्थर उठाए जो कैंप फायर के चारों ओर रखे गए थे। भावना को डर था कि कहीं वह खुद को जला न ले, इसलिए वह घबरा गई और उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन भारत ने बिना घबराए पत्थरों पर अपनी पकड़ की और फिर उन्हें तेजी से झाड़ियों में फेंक दिया। की धुएं छोटी छोटी विचित्र चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। जैसे ही भारत और भावना झाड़ियों में उतरे उन्होंने 4 प्राणियों को जमीन पर बेहोश पड़े पाया। हरी त्वचा, लंबी नाक, भूत। भावना अचंभित रह गई। बैरनेत्रा के इलाके से उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार इस इलाके में गोबलिन्स होने ही नहीं चाहिए। इस बीच भारत का ध्यान किसी और चीज पर था। गोबलिन जो कच्चे वस्त्र पहनते थे वे जानवरों की खाल और बुने हुए पौधों के रेशों से बने होते थे। उनके हाथों में खुरदुरे किंतु क्रियाशील हथियार थे, आदिम किंतु फिर भी घातक। और अंत में उनके कंधों पर टांगे गए बोरे जो ऐसे दिखते थे जैसे वे कभी मानव वस्त्र रहे हों, संभवतः शिकारी या चुराए हुए फल ले जाने के लिए। ये स्थिति उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी हो सकती है। अध्याय 77 नया साहसी भारत 5 विशेष भूत। भावना ने तुरंत निर्णय लिया, चलो वापस चले। भारत ने अपनी नजर उसकी ओर घुमाई। क्यों? अगर वे चुराए हुए इंसानों के कपड़ों को सिर्फ कामचला बोरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कपड़े इकट्ठा कर लिए हैं। और जंगली गॉब्लिन इतने सारे इंसानी कपड़े सिर्फ गांवों पर छापा मारकर ही हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वे नवंबर मूल स्रोत में इंसानों के कुछ कपड़े और यहां तक कि हथियार भी बनाने में कामयाब रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका समूह हमारे शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा है। गोबलिन्स में मानव बच्चों जैसी बुद्धि थी, लेकिन बच्चे भी समाज बना सकते हैं और नए कौशल सीख सकते हैं। उनमें मनुष्यों की तरह उन्नत सभ्यता को कायम रखने की क्षमता नहीं थी, लेकिन एक अपरिष्कृत नकल भी खतरनाक हो सकती थी। यह ऐसा काम नहीं है जिसे 2 साहसी लोग संभाल सके। हमें गिल्ड को स्थिति की सूचना देनी होगी, स्थानीय सरदारों को सेना भेजने के लिए प्रेरित करना होगा या उचित विनाश के लिए बड़ी संख्या में साहसी लोगों को इकट्ठा करना होगा। भावना का तर्क सही था, कम से कम उसके मानकों के अनुसार। हालांकि भारत ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा। क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? क्या आपने पहले खुद नहीं कहा था? लॉर्ड्स अपनी जमीन के अंदर भी मुश्किल से ही किसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि गिल्ड ने उन्हें एक दमनकारी सेना भेजने के लिए कहा है वे परवाह करेंगे? भावना चुप हो गई। वह सही था। यदि वह और भारत जो अभी अभी वहां पहुंचे थे स्थिति को समझ सकते थे तो ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे स्थानीय शासक पूरी तरह से अनजान रहे हों। फिर भी अपने स्वयं के सैनिकों को संगठित करने के बजाय उन्होंने केवल गिल्ड को एक मानक अनुरोध भेजा था। और यह किसी बड़े पैमाने के ऑपरेशन के लिए भी नहीं था, बल्कि केवल मुट्ठी भर साहसी लोगों के लिए एक छोटा सा अनुरोध था। दूसरे शब्दों में कहें तो या तो उनमें इस मुद्दे से निपटने की क्षमता का अभाव था या फिर उन्हें इसकी परवाह ही नहीं थी। यही बात साहसी लोगों के संग पर भी लागू होती है। साहसी लोगों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त मुआवजे की आवश्यकता होती है। इसका भुगतान कौन करेगा? भावना ने सूखी हंसी निकाली। ये भारत पर नहीं बल्कि स्वयं भारत पर निर्देशित था। वह अपनी ही भूली भली सोच का मजाक उड़ा रही थी। वह ऐसी बात पर विचार करने में विफल रही जिसे भारत जैसा नौसिखिया साहसी भी तुरंत पहचान सकता था। तो फिर हम क्या करें? हम इसे स्वयं संभाल लेंगे। क्या? भावना का चेहरा क्षण भर के लिए खाली हो गया, फिर वह क्रोधित हो गई। सुनो, मुझे पता है तुम ताकतवर हो और मुझे पता है कि तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हम कितने भूतों की बात कर रहे हैं? शायद 100 से भी ज्यादा। क्या तुम सचमुच उन सबको सिर्फ एक तलवार से मार गिराने की योजना बना रहे हो? मुझे करना ही होगा। अंततः मुझे एक लिच को भी तलवार के अलावा किसी और चीज से नहीं मारना होगा। इस बार भावना सचमुच अवाक थी। भारत ने जो कहा था उसके कारण नहीं, बल्कि उसकी आंखों में अटल निश्चय के कारण। इसमें कोई झिझक नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, केवल पूर्ण आत्मविश्वास था।
हाँ, उसने गहरी सांस छोड़ी। उसके तर्कसंगत दिमाग ने उसे बताया कि यह बेतुका था। सिर्फ ताकत और सहज ज्ञान ही असली लड़ाई में जीत की गारंटी नहीं देते। उसने पहले कभी एक भी युद्ध अनुरोध पूरा नहीं किया था। अनुभवी होने के नाते उसे ही नियंत्रण संभालना चाहिए। लेकिन फिर दोबारा यदि वे बेतुके लक्ष्यों की बात कर रहे थे तो क्या वह वास्तव में अलग थी? ठीक है, चलो करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर भारत की मुस्कान और गहरी हो गई, और इस तरह दो साहसी लोगों और एक पूरे भूत गिरोह के बीच युद्ध शुरू हो गया। तारांकन ये नफरत से पैदा हुआ था। जन्म लेते ही उसने जो पहली चीज देखी वह एक मानव स्त्री का चेहरा था जो रोते हुए चिल्ला रही थी। उसका शरीर अकारण ही दुर्बल और क्षीण हो गया था। उसका गला इतना सूख गया था कि आवाज निकालना भी कष्टदायक लग रहा था, फिर भी वह चीखती रही। ये एक तीव्र बुद्धि के साथ पैदा हुआ था जो उसके शब्दों की स्पष्ट समझ को समझने के लिए पर्याप्त थी। वह महिला गालियां दे रही थी, संसार को कोसते हुए, अपने भाग्य को कोसते हुए, उन राक्षसों को कोसते हुए जिन्होंने उसका उल्लंघन किया था, इसे कोसते हुए उस चीज को जो उसके गर्भ से पैदा हुई थी। वह हर चीज को कोसती और उससे नफरत करती, चिल्लाती कि वह मर जाए। वह तब तक चीखती रही जब तक उसकी आवाज बंद नहीं हो गई, और फिर मानो कोई धागा कर गया हो, वह गिर पड़ी। वह फिर कभी नहीं उठी। यह एक चमत्कार ही था कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रही। उसकी मृत्यु अवश्यंभावी थी, और इस तरह उसने अपनी मां से कभी भी कोई और शब्द सुनने का मौका खो दिया, घृणा और शाप के अलावा कुछ भी। इसके पिता, यदि उन्हें ऐसा कहा जा सकता है, ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करते हैं कि महिला मर चुकी है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी लाश को खा जाते हैं। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने इसे अपना ही माना और इसे भोजन दिया। ये एक बड़ा, पहले धीरे धीरे लेकिन किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से, और जल्द ही इसे कुछ एहसास हुआ। यह अलग था। बाकी लोग अविश्वसनीय रूप से मूर्ख थे। जो समस्याएं उन्हें अत्यंत सरल लगती थी, उन्हें हल करना उनके लिए असंभव था। जो कार्य ये आसानी से पूरा कर सकता था, उसके लिए उन्हें अत्यधिक प्रयास करना पड़ता था। चाहे बुद्धिमत्ता हो या शारीरिक क्षमता, ये बहुत श्रेष्ठ था। क्या इसकी वजह ये थी कि उसकी मां इंसान थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भीड़ में अन्य लोग भी थे जो इसी तरह पैदा हुए थे। वे गोबलिन हमलावरों की अर्धमानव संतान थे जिन्होंने कटाई और जला किसानों के एक अलग गांव पर हमला किया था। फिर भी इसके तथाकथित भाई बहनों में से एक भी इसकी क्षमताओं के करीब नहीं पहुंच सका। ये एक विसंगति थी। अत्यधिक शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ ये स्वाभाविक रूप से गिरोह का नेता बन गया। यहाँ तक कि जो लोग इसके जैविक पिता थे, वे भी बिना किसी हिचकिचाहट के इसके सामने झुक गए। मानो यह उनका पूर्व निर्धारित भाग्य था। इससे भीड़ और अधिक शक्तिशाली हो गई। पहली चीज जो इसने बदली वही ये थी कि वे भोजन कैसे ग्रहण करते थे। पहले हर भूत अपना बचाव स्वयं करता था तथा जो भी मिलता उसे तुरंत खा लेता था। लेकिन इसने एक नई प्रणाली लागू की। सारा भोजन एक स्थान पर इकट्ठा करके रखा जाना था, और ये अकेले ही तय करेगा कि इसे कैसे वितरित किया जाए। पहले गोबलिन केवल तभी भोजन की तलाश करते थे जब वे भूखे होते थे, लेकिन इसने उन्हें हर दिन शिकार करने का आदेश दिया, भले ही उनके पास पहले से ही पर्याप्त भोजन संग्रहित हो। संसाधनों की स्थिर और कुशल आपूर्ति के साथ ये भीड़ जो पहले से ही तेजी से प्रजनन कर रही थी और भी तेजी से बढ़ने लगी। अगली चीज जो बदली वह थी औजारों का उपयोग। गोबलिन हमेशा अपने शिकार से लिए गए कपड़े और उपकरण का उपयोग करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी चीजें स्वयं बनाने का प्रयास नहीं किया था। ये सिर्फ कौशल की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मेहनत वाला काम था। स्वभाव से आलसी और तात्कालिक आवेगों से प्रेरित गोबलिन हमेशा सबसे आसान रास्ता पसंद करते थे। लेकिन इसने उन्हें औजारों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया और यहाँ तक कि उन्हें उनकी नकल करने का आदेश भी दिया। बेशक उनकी गुणवत्ता मानव निर्मित वस्तुओं से घटिया थी। पत्थर, लकड़ी और चमड़े से बने कच्चे हथियार परिष्कृत तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन खराब तरीके से बनाए गए हथियार भी एक ढीले पत्थर को घुमाने से कहीं बेहतर थे। आखिरी चीज जो इसने बदली वह थी उनके शिकार करने के तरीके। अब तक गोबलिन जो कुछ भी पा सकते थे उसे खा लेते थे तथा बड़ी संख्या में बड़े समूहों में शिकार पर हमला करते थे। कभी कभी वे घात लगाकर हमला करने या छिपकर हमला करने का प्रयास करते थे, लेकिन ये कार्यकुशलता के बजाय आश्चर्य या द्वेष के रोमांच के लिए अधिक होते थे। हालांकि इस शिकार शैली को बदलना अन्य सुधारों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। इसने स्वयं ही खाद्य भंडारण का विचार प्रस्तुत किया था। इसने औजार बनाने में मनुष्यों की नकल की थी, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता के बावजूद ये शून्य से रणनीति और रणनीति विकसित नहीं कर सका। अतः एक बार फिर मामला मनुष्यों की ओर मुड़ा। उसने अपनी बढ़ती हुई भीड़ में से सबसे कमजोर और आलसी भूतों को इकट्ठा किया और उन्हें एक मानव गांव पर छापा मारने का आदेश दिया। पहला प्रयास बहुत आसान था। गांव बिना किसी लड़ाई के ही गिर गया। दर्जनों लोग कैदी बन गए, गुलाम भी और खाद्य भंडार भी। इसने युद्ध में मनुष्यों का निरीक्षण करने की आशा की थी, इसलिए विजय की आसानी निराशाजनक थी। हालांकि इसने तुरंत अपना विचार बदल दिया और बंदियों पर नजर रखने का निर्णय लिया। उनकी अकेली स्टैंडन को काट देने से बचना असंभव था। भोजन उपलब्ध कराकर उनका जीवन सुनिश्चित किया गया। अकेलेपन में फंसे मनुष्यों के पास खाने के अलावा कुछ भी करने को नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल एक ही चीज की ओर रुख किया जो उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रखती थी, बातचीत। अन्य भूत मानव भाषा नहीं समझते थे, लेकिन ऐसा हुआ। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक उसने सुना। वह उनके द्वारा आदान प्रदान किए गए प्रत्येक शब्द का आनंद लेता था। यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है। दर्जनों लोगों की लगातार बातचीत ने एक उत्कृष्ट पाठ तैयार किया। हिम्मत मत हारो, किसी दिन मदद जरूर मिलेगी। हमें भागने की कोई योजना बनानी होगी। क्या हम गोबलिन के हथियार चुरा सकते हैं? सब ठीक हो जाएगा बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धिक्कार है इन कमीनों पर। अगर वे हमें मांस दे ही रहे हैं तो कम से कम पका तो दो। वह बड़ा भूत क्या है? ये हर रोज हमें देखने आता है। इससे मुझे डर लग रहा है। उनके शब्दों से उसे पता चला कि मनुष्य उसे और उसके जैसे अन्य प्राणियों को गोबलिन कहते हैं। इससे एक और बात भी पता चली, मनुष्य सोचते थे कि भूत उनसे नीचे हैं। आखिरकार भले ही वह हर दिन उनके सामने खड़ा था, उनकी हर बात सुन रहा था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक भूत समझ सकता है। उत्तम, जब उसने उनकी भाषा को पर्याप्त रूप से समझ लिया तो उसके मन में एक विचार आया। क्या होगा यदि कोई प्राणी जिसे वे हीन समझते हो अचानक उनकी भाषा बोलने लगे? उसने अपना मुंह खोला। मानवों, मेरे क्षेत्र में रहना कैसा लगता है? जैसी कि उम्मीद थी, मनुष्य भयभीत हो गए। उनके जबड़े खुले रह गए, उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, उनके शरीर कांपने लगे। लेकिन सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया एक विशेष इंसान की ओर से आई, एक आदमी जो तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और झुक गया। मुझे माफ कर दो, वह आदमी चिल्लाया। गोबलिन लॉर्ड, कसम खाता हूं मैंने कभी तुम्हारा अपमान नहीं किया। उन शब्दों पर वे मनुष्य जो कभी भूतों का मजाक उड़ाते थे पीले पड़ गए। लेकिन उनके डर से भी अधिक जिस चीज ने उन्हें आकर्षित किया वह था शीर्षक। अब तक वह मानव भाषा को इतनी अच्छी तरह समझ चुका था कि वह प्रभु शब्द का अर्थ पहचान सके। एक शासक, एक प्रभु, एक क्षेत्र का स्वामी। चूंकि उसने अभी अभी इसे अपना क्षेत्र घोषित किया था, इसलिए मानव ने इसका शाब्दिक अर्थ ही निकाला था। भगवान, उसने ये शब्द अपनी जीभ पर कई बार दोहराया। इसकी ध्वनि उसे पसंद आई। हाँ, ये भूतों का शासक था। यह उस भूमि पर शासन करता था जहां भूत प्रेत विचरण करते थे। और इसलिए गोबलिन लॉर्ड ने घुटने टेकते हुए मानव से बात की। तुम्हारी बातें मुझे बहुत आनंदित करती हैं। तुम्हें भोजन के रूप में खाना व्यर्थ होगा। मैं तुम्हें अपनी सेवा का सम्मान प्रदान करता हूँ। आदमी के चेहरे पर राहत फैल गई, लेकिन जब दूसरों ने भोजन शब्द सुना तो उनमें निराशा छा गई।
गोबलिन लॉर्ड बाकी बंदियों की ओर मुड़ा। अब से मैं तुमसे कई प्रश्न पूछूंगा। जो लोग संतोषजनक उत्तर देंगे वे दास बन जाएंगे, जो नहीं देंगे वे भोजन बन जाएंगे। मनुष्य सदमे से लड़खड़ा गए, कुछ तो गुस्से से गुर्राने लगे। लेकिन 3 बार फांसी दिए जाने के बाद जहां गोबलिन लॉर्ड ने अपने हाथ के एक झटके से ही विद्रोही कैदियों की खोपड़ियों को आसानी से कुचल दिया था, किसी ने भी विरोध करने का साहस नहीं किया। और इस तरह मनुष्य बात करने लगे। शिकारियों ने बेहतर शिकार तकनीकों का ज्ञान साझा किया। चमगारों को चमड़े पर उचित ढंग से काम करना सिखाया गया। कुछ मनुष्य तो ये सोचकर ही काम उठे कि कहीं भूत प्रेत उनका ज्ञान न सीख ले, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जब वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो वे परिणामों की चिंता नहीं कर सकते थे। गोबलिन लॉर्ड ने अपना वादा निभाया। उसने उपयोगी चीजें नहीं खाई। वास्तव में जिनके पास मूल्यवान कौशल थे उन्हें बेहतर उपचार मिला। गोबलिन लॉर्ड संतुष्ट था। ये नए दास और उनका ज्ञान उसकी सेना को नहीं, उसके राज्य को मजबूत करेगा। लेकिन गोबलिन लॉर्ड भी असंतुष्ट था। धातुकर्म, सैन्य प्रशिक्षण, लिखना, तलवारबाजी, जादू, मनुष्य इन सब बातों के बारे में बोलते थे, परंतु वे उन्हें सिखा नहीं सकते थे। जिस गांव पर उसने हमला किया था वह सबसे छोटी और सबसे कमजोर बस्तियों में से एक थी, और इसके कारण वहां के लोगों का ज्ञान और कौशल सीमित था। लेकिन यदि उन्होंने किसी बड़ी और समृद्ध बस्ती पर हमला किया तो क्या होगा? क्या होगा यदि उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लोगों को गुलाम बना लिया, उनका ज्ञान अपने अंदर समाहित कर लिया? गोबलिन लॉर्ड भूख से कांप उठा। भूख भोजन के लिए नहीं बल्कि अधिक शक्ति के लिए। अध्याय 88, नया साहसी भारत 6। तेज और निर्णायक भारत और भावना की पहली प्राथमिकता तो ही थी। वे दुश्मन की संख्या, ताकत और उनके अड्डे के सटीक स्थान को जाने बिना युद्ध शुरू नहीं कर सकते थे। भारत की तीक्ष्ण इंद्रियों ने उसे इलाके में गश्त कर रहे भूतों का सटीक पता लगाने में मदद की। साथ ही वह बिना पकड़े दूर से ही उन पर नजर रखता रहा। क्या गोबलिन आमतौर पर इतने संगठित होते हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आश्चर्य की बात यह है कि ये भूत प्रेत बिना किसी उद्देश्य के भोजन की तलाश में नहीं घूम रहे थे। वे हमेशा कम से कम 4 के समूह में चलते थे, जिससे अप्रत्याशित दुर्घटनाओं की संभावना कम से कम रहती थी। अगर उनमें से कुछ मारे भी जाते तो बचे हुए लोग तुरंत बाकियों को सूचित कर देते। जंगली जानवर जैसे सुअर और भालू, जिनका शिकार करना आमतौर पर गोबलिन के लिए मुश्किल होता है, कभी कभी उनसे लड़कर उन्हें खदेड़ देते थे। हालांकि जब गोबलिन अतिरिक्त बल बुलाते और भारी संख्या में अपने शिकार पर भारी पड़ते तो वे जीव भी गिर जाते। अपने शिकार को मौके पर ही खाने के बजाय गोबलिन उसे खाने योग्य भागों में काटते थे और उसे कहीं ले जाते थे। उन्होंने हर चीज के साथ ऐसा ही किया, फल, मछली, यहाँ तक कि शिकार में मरी अपनी ही प्रजाति के शवों के साथ भी। उन्हें हर उपयोगी संसाधन को सावधानीपूर्वक प्राप्त करते हुए देखकर भावना को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। जैसे जैसे वे इलाके के केंद्र के करीब पहुंचते गए उन्हें उतनी ही बार भूत दिखाई देने लगे। इस बीच अन्य जीवों के नामोनिशान गायब होते गए। यदि भूत प्रेतों ने पौधों और कीड़ों को भी खा लिया होता तो अब तक पूरा क्षेत्र बंजर भूमि बन चुका होता। इसके अतिरिक्त जैसे जैसे वे गोबलिन क्षेत्र के केंद्र के निकट पहुंचे, उनके उपकरणों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बाहरी इलाके में रहने वाले भूत प्रेतों के पास कच्चे पत्थर की कुल्हाड़ियां और कपड़े थे, जो रस्सी से बंधे हुए चित्रों के अलावा और कुछ नहीं थे। इसके विपरीत अब जो लोग उन्होंने देखे, उनके हाथों में धारदार धातु की नोक वाले भाले थे और वे सिले हुए वस्त्र पहने हुए थे। उनका आधार एक बड़ी गुफा थी, जिसके प्रवेश द्वार पर कम से कम 10 भूत पहरा देते थे। भारत ने अपनी आवाज धीमी कर दी। यहाँ तक कि अच्छी तरह से सुरक्षित जागीरों में भी शायद ही कभी 1 या 2 से अधिक संतरी होते हैं, फिर भी इन भूतों के पास अतिरिक्त पहरेदार हैं। क्या ये सचमुच मजाक का समय है? इतने सारे गार्डों के साथ एक एक करके घुसना असंभव है। जादू से उन्हें खत्म करने के बारे में क्या ख्याल है? भावना जवाब देने से पहले हिचकिचाए। निम्न स्तरीय मंत्र पर्याप्त नहीं होंगे। मध्यम स्तरीय मंत्र काम कर सकता है, लेकिन मैं इसकी अनुशंसा नहीं करूंगा। अंदर कितने दुश्मन हैं, ये जानने से पहले ही अपना आधा मन जला देना बहुत जोखिम भरा है। इसके अलावा अग्नि जादू बहुत तेज होता है, ये तुरंत बाकी दुश्मनों को आकर्षित कर लेगा। भारत प्रभावित हुआ। भावना का धैर्य और तार्किक तर्क उनकी अपेक्षाओं से बढ़कर था। उसे खुद इस मामले को संभालने में कोई संदेह नहीं था, चाहे वह कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों न हो। कम से कम वह उसकी सुरक्षा तो सुनिश्चित कर सकता था, लेकिन वह अलग थी। वह उसकी क्षमताओं की सीमा नहीं जानती थी, जिसका अर्थ था कि उसे असफलता की संभावना पर विचार करना पड़ा। वह ये भी जानती थी कि गोबलिन से हारने का क्या मतलब है और यह भाग्य कितना भयावह होगा। अधिकांश लोग या तो घबरा जाएंगे और हार मान लेंगे, या बिना सोचे समझे पूरी तरह भारत पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन भावना ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि वह क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, तथा उन्होंने प्रत्येक निर्णय के लिए तर्कसंगत स्पष्टीकरण भी दिया। एक सचमुच सक्षम व्यक्ति, ईमानदारी से कहूं तो इस स्तर पर उसे भर्ती किया जाना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं है। भारत ने तुरंत ही अपने विचारों में उभरी क्राउन प्रिंस मानसिकता को बंद कर दिया। अभी वह किसी साम्राज्य का राजकुमार नहीं था, वह एक साहसी व्यक्ति था। किसी साहसी व्यक्ति के लिए यह अजीब बात होगी कि वह अपने सहकर्मी को देखकर सोचे, मुझे उसे अपने साथ शामिल कर लेना चाहिए और उसे काम पर लगा देना चाहिए। भूमिका निभाएं, अपने किरदार में बने रहें। एक शांत सांस लेने के बाद भारत बोला, आप सही कह रहे हैं। अभी जादू को बचाकर रखना ही बेहतर है। हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर योजना क्या है? किसी चाल की जरूरत नहीं है। गोबलिन पहले से ही हमारे लिए चीजें आसान बना रहे हैं। भावना ने भ्रम में अपनी भौहें सिकोड़ ली। मानो उसके मौन प्रश्न का उत्तर देते हुए भारत ने समझाया, बड़ी संख्या में गार्डों का मतलब हमेशा अच्छी सुरक्षा नहीं होता। क्या उन पर अच्छी तरह से नजर डालो। प्रवेश द्वार के आसपास 10 से अधिक भूत मंडरा रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दे रहे थे। कुछ लोग दीवारों से टिककर उगने लगे, अन्य लोग रेत के साथ अपने भालों से खेलते रहे। कुछ लोग बस समूहों में खड़े होकर आपस में बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। वे आसपास के सबसे खतरनाक जीवों का सफाया कर चुके हैं, और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें लगता है कि कोई और तो सतर्क रहेगा। अगर वे इंसान भी होते तो भी इस स्थिति में ध्यान बनाए रखना मुश्किल होता। और गोबलिन तो और भी मुश्किल होते हैं, जो स्वभाव से ही आवेगी और बचकाने होते हैं। जिसने भी उन्हें पहरा देने का आदेश दिया था, उसने संभवतः किसी छापे के दौरान मानव प्रहरी को देखा होगा और इस अवधारणा की उपयोगिता को पहचाना होगा। हालांकि वे यह नहीं समझ पाए थे कि बहुत अधिक गार्ड रखने से कार्यकुशलता में सुधार होने के बजाय कमी आ सकती है। मैं तुम्हें एक संकेत दूंगा। जब ऐसा हो जाए तो 10 तक गिनना और हवा में एक ज्वाला मंत्र चलाना जहां भूत उसे देख सके। सबसे कमजोर मंत्र काम करेगा। समझ गया। अब जैसे ही भारत ने बोलना समाप्त किया, वह आगे की ओर दौड़ा। जब वह झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था तो एक भी पत्ता नहीं हिला। वह बिना कोई आवाज किए इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा था? जब यह विचार भावना के मन में आया, तब तक उसने गिनती शुरू कर दी थी। उसने एक निम्न स्तरीय ज्वाला मंत्र तैयार किया, जलती हुई लकड़ी। यह एक साथ कई गोबलिनों को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए यह ठीक रहेगा। कास्टिंग तक 3 सेकंड। अचानक अंधेरे से एक पत्थर उड़कर आया और 2 भूतों पर लगा जो वास्तव में ध्यान दे रहे थे। कास्टिंग तक 2 सेकंड। वे धड़ाम से गिर पड़े, जिससे उन लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ जो रेत पर खेल रहे थे या बातचीत कर रहे थे। कास्टिंग तक 1 सेकंड। भूत प्रेतों में भ्रम फैल गया। जैसे ही उनकी अनिश्चितता सतर्कता की ओर बढ़ने लगी, अब भावना के हाथ से निकली लिप्टों ने हवा को रोशन कर दिया, जिससे तुरंत ही गोबलिनों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया।
भारत ने अपना मौका नहीं गंवाया। वह झाड़ियों से छलांग लगाकर तुरंत दूरी कम कर ली। विचलित हुए भूतों को अपने सिर काटे जाने से पहले उसकी उपस्थिति का एहसास भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो लोग सो रहे थे उन्हें भी जागने का मौका मिलने से पहले ही मार दिया गया। यह विशुद्ध गति का प्रदर्शन था, बिजली की गति से, सहजता से। भारत झाड़ी की ओर मुड़ा। अब आपको आने की अनुमति है। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ पत्थर फेंक सकता था या अकेले ही हमला कर सकता था और फिर भी सबको मार गिरा सकता था। भारत ने इसके विपरीत दिखावा करने की जहमत नहीं उठाई। यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है। मेरे अकेले सफल होने की संभावना संभवतः 90% थी, तो फिर मुझे इसमें क्यों शामिल किया? क्योंकि पासा फेंक कर हारने से बेहतर है कि आप निश्चिंत रहें। आपको कभी भी किस्मत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम बिल्कुल उन जुआरियों की तरह लग रहे हो जो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। भारत ने केवल कंधे उचका दिए। तकनीकी रूप से वह जिन पासों से खेलता था वे जुए के लिए नहीं थे, लेकिन इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्या हम शवों को साफ कर रहे हैं? नहीं, अगर वे वापस लौटे और उन्हें कुछ न मिले तो भी वे उतने ही संदिग्ध रहेंगे। ये समय की बर्बादी होगी। तो फिर एक क्षण रुको। भारत ने अपना सिर झुकाया तो भावना ने अपने थैले से सूखी घास जैसी कोई चीज निकाली। उसने उसे प्रवेश द्वार के पास बिखेर दिया, फिर उसे आग लगाने से पहले एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गई। इसे ग्रीन हंटर कहते हैं। गोबलिन और ऑक हरे रंग की त्वचा वाले सभी राक्षस इसकी गंध से नफरत करते हैं। वे आमतौर पर इसके पास तब तक नहीं जाते जब तक उनके पास कोई विकल्प न हो। तो फिर हम खुद को उसमें क्यों न ढक लें? अगर भूत प्रेत इस गंध से बचते हैं तो क्या वे हमारे पास आने से हिचकिचाएंगे नहीं? इससे उनके लिए हमें ट्रैक करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर वे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गए तो यह वैसे भी काम नहीं करेगा। लड़ाई में ये बेकार है। भारत ने समझकर सिर हिलाया। एक साहसी के रूप में बिताए 3 वर्ष व्यर्थ नहीं गए। ऐसा करने के बाद उन्होंने नेतृत्व संभाला और आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़ते गए उनकी रणनीति सरल बनी रही। दुश्मन को पहले पहचानो, पहले वार करो, उनके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें मार गिराओ। दोहराना सरल है लेकिन आसान नहीं है। यदि ऐसा होता तो कहीं भी गार्ड या गश्ती की आवश्यकता नहीं होती। भावना को पता था कि इस पागलपन भरे हमले के सफल होने का एकमात्र कारण भारत की जबरदस्त शारीरिक क्षमता थी। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे दुगनी दूर तक देख सकता है। और उसके थ्रो, उनके पीछे की ताकत लाजवाब है। फिर भी चाहे उनकी इंद्रियां कितनी भी तेज क्यों न हो, ऐसी परिस्थितियां आती थी जहां वे पर्याप्त नहीं होती थी। सुरंग में 3 तरफा मोड़ ने उनकी गति रोक दी। यह न जानते हुए कि प्रत्येक रास्ता कहां जाता है, उन्हें अंदर को जाने का खतरा था। भारत भावना की ओर मुड़ा। इस स्थिति में एक सामान्य साहसी व्यक्ति क्या करेगा? एक सामान्य साहसी व्यक्ति सिर्फ 2 लोगों के साथ भूत घोंसला बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे जवाब देना हो तो सबसे अच्छा यही होगा कि कुछ रास्ते बंद कर दिए जाएं। आगे बढ़ते समय पीछे से हमला होने से बचने के लिए। बिल्कुल, वे ऐसा कैसे करेंगे? अगर कोई बाधा आती है तो वे उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके पास पर्याप्त साथी होते हैं तो कुछ पीछे रहकर पहरा देते हैं। अगर दोनों में से कोई भी विकल्प नहीं होता तो वे सुरंग को जला देते हैं। इसलिए हमारे लिए अंतिम विकल्प ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन ये गुफा की संरचना पर निर्भर करता है। अगर हवा का संचार खराब है तो हम भी उनके साथ दम तोड़ देंगे। क्या जादू मदद कर सकता है? मैंने इसके लिए मंत्रों के बारे में सुना है, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। मुझे बस 2 अग्नि मंत्र ही आते हैं, एक शरीर को मजबूत करने के लिए और दूसरा उपचार के लिए। तुम्हें लगता है कि मंत्र सीखना आसान है? वह इस बात पर बड़बड़ा रही थी कि कैसे उसे एक मध्यम स्तर का अग्नि मंत्र सीखने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। यह उस राजकुमार के लिए कठिन होगा जिसके पास सेवकों का एक पूरा दरबार था जो उसे कोई भी मंत्र देने के लिए तैयार था। मोहिनी के उपहास को नजरअंदाज करते हुए भारत ने अपने विकल्पों पर विचार किया। गुफा में जलाने के लिए लकड़ी का फर्नीचर नहीं था तथा भूत प्रेतों की लाशों को एक स्थान पर रखने से उचित अवरोध उत्पन्न नहीं होता। अलग होने का सवाल ही नहीं उठता था। भारत खुद तो बच जाएगा, लेकिन भावना, आग भी बुझ गई थी। इससे केवल एक ही विकल्प बचा। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। सहमत हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भारत उसकी ओर पीट करके बैठ गया। मिलकर रहना, क्या तुम पागल हो? तुम्हारी गति से मेल खाने से हमारी गति धीमी हो जाएगी। तुम्हें उठाकर ले जाने से गति तेज होगी। मुझे केवल एक हाथ की जरूरत है, इसलिए मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। जब मैं दौड़ रहा हूँ तो तुम भी जादू कर सकते हो। अपने आप को एक चलता फिरता बोझ समझो। माफ करना, आपको क्या लगता है कि हम आपके ऐसा कहने के कितने करीब हैं? आराम करो, मैं लड़ाई के बीच में अपने साथियों के लिए इतनी बेताब नहीं होती। वाह, ये तो बहुत आश्वस्त करने वाली बात है। भावना ने बड़बड़ाया, लेकिन वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि जब गति महत्वपूर्ण थी तब बहस करती रहे। एक गहरी सांस लेकर वह उसकी पीठ पर चढ़ गई। अब से तुम मेरी तोप हो। मैं कसम खाता हूँ, अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं सीधे तुम्हारे मुंह में आग का गोला दाग दूंगा। ठीक है, तुम्हें रुकने की भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्थिर रखूंगा। और उसके साथ वे दोनों तीर की तरह आगे बढ़े। अध्याय 99, नया साहसी भारत 7। गोबलिन लॉरी घुड़सवारी करना धनी लोगों का विशेषाधिकार था। घोड़े ऐसे जीव थे जिनकी खरीद और रखरखाव दोनों में ही बहुत पैसा खर्च होता था। अगर कोई बहुत अमीर न हो तो खर्चा उठाना नामुमकिन था। सफल साहसी लोगों के लिए घोड़ा खरीदना पूरी तरह संभव नहीं था, लेकिन ईमानदारी से कहे तो बहुत कम साहसी लोगों के पास वास्तव में घोड़ा था। लंबी दूरी की यात्राओं के लिए उपयोगी होते हुए भी घोड़े अक्सर युद्ध में बाधा बन जाते थे। इसके अलावा चूंकि साहसिक कार्य मूलतः एक सामूहिक प्रयास था, इसलिए गतिशीलता बनाए रखने के लिए पूरे दल को घोड़ों की आवश्यकता थी। यदि किसी के पास इतना पैसा है तो उसे दुर्लभ उपकरणों, औषधियों या जादुई पुस्तकों के बजाय घोड़े पर क्यों बर्बाद किया जाए? दूसरे शब्दों में, भावना ने अपने पूरे जीवन में कभी घोड़े की सवारी नहीं की थी। नहीं, उसने कभी भी किसी दौड़ने वाले व्यक्ति से तेज चलने का अनुभव नहीं किया था। क्या अगर आप अपना मुंह इस तरह खुला रखेंगे तो आप अपनी जीभ काट सकते हैं। तो फिर रुको और मुझे नीचे उतार दो, पागल। भावना उस पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। उसके चारों ओर तेजी से बदलते दृश्य और हवा में तैरने की बेचैन करने वाली अनुभूति वास्तविक समय में उसकी नसों को कुतर रही थी। वह बस अपनी पूरी ताकत से भारत को पकड़े हुए थी, गिरने से बचने के लिए बेताब थी। परिणाम स्वरूप भारत की पीठ पर कई तरह से एक निश्चित नरम सनसनी महसूस हो रही थी, लेकिन भावना इतनी भयभीत थी कि उसे इन चीजों की परवाह नहीं थी। कोई सर पर दौड़ते समय उसने जो चीख पुकार मचाई थी, उससे यह उम्मीद करना कि वह ध्यान आकर्षित नहीं करेगी बेशर्मी से भरी नादानी होती। गॉब्लिन्स ने गड़बड़ी को भांप लिया और भारत और भावना को खोज लिया तथा युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन भारत ने अपनी तलवार नहीं निकाली, नहीं उसने भावना को नीचे उतारा ताकि वह खुद को तैयार कर सके। इसके बजाय वह सीधे भूतों की भीड़ पर टूट पड़ा। फिर उसने एक छोटे हरे शरीर को हवा में उछाल दिया। वह लात के जोर से गोबलिन की पसलियां तुरंत टूट गईं तथा उसके अंगों में टुकड़े घुस गए और वे भयानक रूप ले लिया। वह मौके पर ही मर गया। उसे चीखने का भी मौका नहीं मिला। प्रतिरोध करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आसपास खड़े दूसरे भूत वही जम गए, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। लेकिन भारत ने जरा भी संकोच नहीं किया। आग, भावना ने कहा, या क्या पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने अपने दांत भींजे और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से लकड़ी जलाने का मंत्र निकला, जिससे अचंभित भूत प्रेत मारे गए। जेटेक, यह एक निम्न स्तरीय मंत्र था और इसका सीधा असर भी नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी गॉब्लिन तुरंत नहीं मारा गया।
हालांकि उनकी आंखों के सामने चिलचिलाती गर्मी का विस्फोट उन्हें सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। भारत ने मौके का फायदा उठाया और उन्हें खत्म करने के लिए अपनी तलवार चला दी। ऐसे ही करते रहो, अगर हमें बाद में मध्यम स्तर का जादू इस्तेमाल करना पड़े तो अगर तुम्हारा मन कम हो रहा हो तो मुझे पहले ही बता देना। समझ गया, तो कम से कम धीरे धीरे करो माफ। भावना की बड़बड़ाहट अचानक बंद हो गई। पीछे मुड़कर देखे बिना ही भारत को अंदाजा हो गया कि क्या हुआ था और उसने मन ही मन अपना सिर हिला दिया। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि मुंह खुला रखने से वह अपनी जीभ काट लेगी। यदि भावना ने उसके विचार सुन लिए होते तो वह संभवतः उसका गला घोटने की कोशिश करती। सौभाग्यवश भारत को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चाहे वह जानती हो कि वह क्या सोच रहा था या नहीं, उसी क्षण भावना अपनी पूरी ताकत से उसकी गर्दन पकड़ रही थी। उसके लिए ये केवल खुद को संभालने और गिरने से बचने का एक हताश प्रयास था। एक साधारण व्यक्ति के लिए इस तरह की पकड़ दम घोटने वाली होती, लेकिन भारत तो बिल्कुल भी साधारण नहीं था। इसके बाद जो हुआ वह था कार्यों की एक दोहरावपूर्ण श्रृंखला। भारत ने कभी दौड़ना बंद नहीं किया। जब भी भूत प्रेत उनका रास्ता रोकते वह अपनी गति नहीं धीमी करते थे। या तो वह उन्हें धक्का देकर किनारे कर देते या भावना को जादू चलाने का निर्देश देते। आग, धमाका, गोली मार, धमाका, एक बार और धमाका। भावना की सटीकता विशेष रूप से अच्छी नहीं थी। उसने जितने शॉट लगाए उससे अधिक चूक गए, लेकिन भारत ने उसे कभी नहीं डांटा। उसकी अस्थिर स्थिति और धुंधले दृश्य को देखते हुए ये बात समझ में आती थी। हालांकि भावना की राय अलग थी। यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है। उसका एक लक्ष्य था लिच को हराना। यह मिशन उस लक्ष्य की ओर पहला कदम था। भारत जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन कर रहा था, जबकि वह उसकी पीठ से चिपकी हुई थी, बार बार असफल हो रही थी। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो इसे एक अपरिहार्य स्थिति के रूप में स्वीकार कर ले। भारत ने ध्यान दिया, उसकी प्रतिक्रिया की गति और मंत्र की सटीकता में सुधार हो रहा था। ये सोचते हुए कि वह वास्तव में एक मूल्यवान संपत्ति थी, या यूं कहें कि एक महान साथी, भारत ने अपनी दृष्टि आगे की ओर घुमाई। रास्ते में पहला मोड़, इसके अंत में खाद्य आपूर्ति और सामग्री का एक पहाड़ दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह भूत प्रेतों का भंडारण क्षेत्र था। गोदाम के सामने एक भूत खड़ा था, बाकियों से कम 1 इंच लंबा। उसमें कुछ अलग था, उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े का कवच और हेलमेट, चमचमाती स्टील की तलवार। पैनी निगाहें भारत पर गड़ी हुई। भारत को पता नहीं था, लेकिन ये भूत गिरोह का दूसरा सबसे बड़ा सरदार था। भूत प्रभु ने उस पर असाधारण कृपा की थी। मानव दासों से उसके लिए विशेष कवच बनवाए थे। उसके पास जो स्टील की तलवार थी वह उस गिरोह में मौजूद केवल 3 तलवारों में से एक थी और एक दुर्लभ खजाना थी। इस समय वह एक सामान्य मानव योद्धा जितना ही बलवान था, और अगर कोई सच्चा भूत प्रेत साम्राज्य स्थापित होता तो वह उसका एक शूरवीर बनने की क्षमता रखता। अपने अधिकांश रिश्तेदारों के विपरीत, जिनकी बुद्धि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे से थोड़ी ही अधिक थी, उनके पास एक मिडिल स्कूल के बच्चे जैसी बुद्धि थी। जैसे ही भारत निकट आया, भूत ने भयंकर गर्जना की। यदि इसका मानव भाषा में अनुवाद किया जाए तो ये होगा, आओ मानो, महाप्रभु की आज्ञा से मैं ये खजाना किसी को नहीं दूंगा। भारत ने सरलता से उत्तर दिया, थपथपाओ / वहां कोई भव्य शब्दों का आदान प्रदान नहीं हुआ, नहीं दो भिन्न जातियों के योद्धाओं के बीच कोई भयंकर द्वंद्व हुआ। भारत ने भूत के चेहरे पर पत्थर मारा, जिससे वह क्षण भर के लिए अचेत हो गया और अगले ही पल उसका सिर काट दिया। छाया के भीतर से एक राक्षस ने अपना सिर हिलाया। अगर उसका सामना किसी साधारण नौसिखिए साहसी से होता तो शायद वह कोई मिड बॉस या कोई प्रतिद्वंदी किरदार होता, लेकिन उसे तो बस इसी आदमी से भिड़ना था। ये रास्ता तो बंद ही लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। रुको, मुझे एक पल के लिए नीचे उतार दो। भारत ने लगभग कहा, हम बाद में पुरस्कार ले लेंगे, लेकिन उसने अपनी जुबान बंद रखी। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा कहना उनके साथी के प्रति बहुत अपमानजनक होगा। भावना ने खुद को काफी सक्षम साबित कर दिया था। वह उससे कहीं ज्यादा समय से एक साहसी भी रही थी। यदि उसके पास रुकने का कोई कारण था तो ये सुनने लायक था। भावना ने भंडारण क्षेत्र का निरीक्षण किया और एक क्षण बाद सिर हिलाया। जैसा मैंने सोचा था, वे अलग से तेल इकट्ठा कर रहे हैं। कोने में एक बड़ा बैरल रखा था जिसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ था जिसकी एक विशिष्ट गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे गोबलिन अपने शिकार या काटे गए पौधों से तेल इकट्ठा कर रहे थे। भारत को जिज्ञासा हुई, आप इसे आग की रणनीति के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसे यहाँ जलाना विशेष रूप से उपयोगी नहीं होगा और पूरे बैरल को ले जाना मुश्किल होगा। अभी देखो, भावना ने अपने बैग से मुट्ठी भर के आकार की कोई चीज निकाली। भारत को वह पीले रंग के रुई के गुच्छे जैसी लगी। जब उसने रुई को तेल में डुबोया तो उसने तरल को तेजी से सोख लिया और उसका आकार बढ़ गया। अजीब बात यह थी कि बड़े ओक बैरल का आधे से ज्यादा तेल गायब हो जाने के बावजूद रुई का गोला ज्यादा से ज्यादा दोगुना ही हुआ था। पूरी तरह डूब जाने के बावजूद उसकी सतह सूखी और फूली हुई बनी रही। क्या यह भी जादू है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे पौधे से बना है जिसमें मन का वास है। एक रसायनज्ञ ने इसे पानी की थैली के विकल्प के रूप में विकसित किया है। यह अपने आकार से कहीं ज्यादा मात्रा में तरल सोख सकता है। जब तक इसकी सतह को कोई शारीरिक क्षति न पहुंचे तब तक ये लीक नहीं होगा। यह एक अविश्वसनीय रूप से अभिनव वस्तु लगती है। हाँ, लेकिन कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता। इससे आयतन तो कम हो जाता है, लेकिन वजन कम नहीं होता। और जैसे ही आप इसे चाकू से काटते हैं, सारा पानी एक साथ बाहर निकल आता है, जब तक कि यह पूरी तरह सिकुड़ न जाए। पानी की थैली में आप उतना ही पानी पीना चाहेंगे जितना आपको चाहिए और बाकी पानी जमा कर दें, लेकिन इसके साथ ऐसा करना नामुमकिन है। इसके अलावा इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और यह बिल्कुल सस्ता भी नहीं था, इसलिए दुकान दिवालिया हो गई। तो फिर आपके पास ये क्यों है? जिस किमियागर ने इसे बनाया था उसे डर था कि कुछ बदमाश इसे चुराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसने मुझे अपना अंगरक्षक बना लिया। जब उसकी दुकान बंद हो गई और वह मुझे पैसे नहीं दे सका तो मैंने इसे ले लिया। आखिरकार रुई के गोले ने बैरल का सारा तेल सोख लिया और लगभग वॉलीबॉल के आकार का हो गया। भावना ऐसे बोल रही थी मानो ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। इसे लें, माफ करें, ये चीज देखने में भले ही बड़ी न लगे, लेकिन इसका वजन बिल्कुल उतना ही है जितना तेल इसने सोखा है। मैं इसे उठा नहीं सकता, इसलिए तुम ही उठाओ, और जब हमें जोरदार गोलाबारी की जरूरत हो तो इसे दुश्मन पर फेंक देना। यह उन्हें जलाकर राख कर देगा। भारत ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, ये सोचते हुए कि क्या ये वास्तव में सही तरीका है, लेकिन अंत में उसने आज्ञाकारी रूप से कपास की गेंद उठा ली। इसकी सतह मुलायम और मुलायम थी, जिससे इसे एक हाथ में पकड़ना आसान था। जब वे दोनों रास्ते के पहले मोड़ पर लौटे तो उन्होंने देखा कि कुछ भूत प्रेतों का एक समूह भ्रम में इधर उधर भटक रहा है। माहौल को देखते हुए उन्हें अभी भी समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है। भारत और भावना ने दूसरे रास्ते पर भागने से पहले उन्हें एक और निम्न स्तरीय मंत्रों से कुचल दिया। पहले तो यह मार्ग भंडारण क्षेत्र की ओर जाने वाले पहले रास्ते के समान था, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में गए इसमें उतना ही परिवर्तन होता गया। यह एक कारखाना था। ये भूतों द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य से भरा हुआ है। इंसान यंत्रवत काम कर रहे थे, भूतों के लिए हथियार और कवच बना रहे थे। उनके चेहरे निराशा और हताशा से भरे हुए थे। उन्होंने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने थे। भूतों ने उनसे सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि उनके कपड़ों को भी संसाधन समझ लिया था। गदा और छोटे चाबुक लिए हुए भूत उन पर पहरा दे रहे थे। जब गोबलिनों ने भारत और भावना को देखा तो वे घबरा गए और कुछ चिल्लाने की कोशिश की। बेशक दोनों ने उन्हें मौका नहीं दिया। बिना किसी बातचीत के भारत और भावना ने उन्हें या तो काट डाला या जिंदा जला दिया। पल भर में फैक्ट्री खून और जले हुए मांस की गंध से भर गई।
भारत ने मनुष्यों की ओर मुड़कर पूछा, क्या ये सभी जीवित बचे लोग हैं? हम क्या हो रहा है? बंदी इतने स्तब्ध थे कि ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे थे। जिन भूतों ने उन्हें बुरे सपनों की तरह सताया था, उन्हें कीड़ों की तरह मार डाला गया, इससे पहले कि वे प्रतिरोध कर पाते। उनके दिमाग इस स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारत ने भौहें चढ़ाई और उसी क्षण नहीं, अंदर और भी 10 लोग हैं। कारखाने के एक कोने से एक आदमी, जो तेज पत्थर से लकड़ी पर कुछ तराश रहा था, अचानक बोला और भारत के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया। भारत ने फिर पूछा, क्या अंदर भी भूत है? ते तो पर अभी कुछ देर पहले ही कहीं बुला लिए गए। अभी तो कोई नहीं है। क्या तुम सबको यहाँ इकट्ठा कर सकते हो और भागने की तैयारी कर सकते हो? तुरंत नहीं, प्रवेश द्वार के पास अभी भी भूत है। हम ये कर सकते हैं। हम आगे वाले को गिराने वाले हैं। वह अगले मोड़ पर बाएं रास्ते में है ना? एक और मोड़ आएगा, सही रास्ता पकड़ो। वह बड़ा है, सुनहरी आंखों वाला। उनकी प्रतिक्रियाएं त्वरित एवं सटीक थी, जबकि अन्य बंदी सदमे में थे। उसकी त्वरित समझ अपने आप में संदिग्ध थी। भारत की नजर उस आदमी पर पड़ी, एक ऐसा व्यक्ति जो अनुकूलन करना जानता है। ये बात कि वह वहां बैठकर कागजात का काम कर रहा था, या ऐसा ही कुछ पहले से ही साफ थी। उसकी आंखों में अभी भी जान थी, दूसरों के उलट। ये संभावना थी कि वह बेहतर उपचार के बदले में गोबलिनों के साथ सहयोग कर रहा था। और अब जबकि भारत और भावना ने गोबलिनों का वध करना शुरू कर दिया था, उसने तुरंत पक्ष बदल लिया। यदि भारत और भावना अपनी बढ़त खो देते तो निस्संदेह वह उन्हें भी उतनी ही आसानी से धोखा दे देता। लेकिन भारत को इसकी परवाह नहीं थी। उन लोगों की तुलना में जो स्थिति को समझ ही नहीं पाते थे, इस तरह का व्यक्ति कहीं ज्यादा उपयोगी था। जब तक भारत कमजोरी नहीं दिखाता, बस यही मायने रखता था। तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। हाँ, छोड़ दो मुझ पर। ओए तुम सब, यही मौका है भागने का। चलो। वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश देने लगा। भावना ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्या हम उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? वह किसी बेकार व्यक्ति से बेहतर है। दोनों एक बार फिर दोराहे पर लौट आए और बाईं ओर के रास्ते पर आगे बढ़ गए। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, एक और विभाजन हुआ। इस बार उन्होंने सही रास्ता अपनाया। प्रगति सुचारू थी, जो कि स्वाभाविक ही था। वहां एक भी भूत नजर नहीं आ रहा था। भारत और भावना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे दोनों अनुमान लगा सकते थे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर भी दोनों में से किसी की गति धीमी नहीं हुई। वे गुफा के सबसे गहरे भाग में पहुंचे। एक विशाल गुफा, इतनी बड़ी कि उसके अंदर एक पूरी हवेली समा सकती है। पिछली अराजकता के विपरीत उनके सामने भूतों की एक सेना थी, जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। तो वो तुम ही थे, जिन्होंने मेरी जमीन रौंदी और इतनी अव्यवस्था फैलाई। चमड़े से सजी कुर्सी पर बैठकर मानवीय कुलीनता का उपहास करते हुए गोबलिन लॉर्ड ने उनका अभिवादन किया। अध्याय 1010, नया साहसी भारत 8। योजनाएं और वास्तविकता अलग है। भारत ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। भूतों की संख्या लगभग 80 थी। उनमें से ज्यादातर जानवरों की खाल से सिले हुए कच्चे कवच पहने हुए थे। हालांकि लगभग 10 में से एक ने ऐसा कवच पहना हुआ था जो बिल्कुल वैसा ही था, मानो उसे खास तौर पर बनाया गया हो। उनके हथियार धातु के बजाय अधिकतर लकड़ी या पत्थर के थे, लेकिन वे भी संदिग्ध रूप से चमकते थे, संभवतः जहर से लिपटे हुए। इस स्तर की ताकत के साथ वे आसानी से एक गांव और शायद एक छोटे से क्षेत्र पर भी कब्जा कर सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में अपनी पीठ पर जादूगर को लेकर चलने वाला एक अकेला तलवारबाज इतनी बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं हो पाएगा। निश्चिंत रहो, अभी तुम्हारे सिर काटना आसान होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। गोबलिन लॉर्ड ने ऐसे कहा जैसे युद्ध पहले ही तय हो चुका हो, या यूं कहें कि वह केवल इतना ही आश्वस्त प्रतीत हुआ। वह टालमटोल कर रहा है। वह शिकार दल के लौटने का इंतजार कर रहा है। यद्यपि गोबलिन लॉर्ड लापरवाह लग रहा था तथा अपनी सुरक्षा को कम करते हुए वहां खड़ा था, भारत ने कुछ और ही देखा। वह किसी भी क्षण हरकत करने को तैयार रहता था। उसका शरीर तना हुआ रहता था, मांसपेशियां हरकत के लिए तैयार रहती थी। आमतौर पर यह बल काफी होता, लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित घटित होता तो वह अपनी जीत की संभावना को यथासंभव बढ़ाना चाहता था। उस प्रकार की गणना, उस प्रकार की सामरिक प्रवृत्ति इस गोबलिन लॉर्ड ने स्वाभाविक रूप से उसे प्राप्त किया और क्रियान्वित किया। यह अच्छी बात थी कि हमने उसे जल्दी ही ढूंढ लिया। भारत ने स्वीकार किया कि यह भूत विशेष था। यदि उसे इसका वर्णन करना होता तो वह ये होता कि यह भूतों के बीच एक नायक था। उनमें न केवल बुद्धिमत्ता और शारीरिक शक्ति थी, बल्कि उनमें सावधानी, साहस और महत्वाकांक्षा भी थी। यदि उसे और समय दिया गया होता, यदि इस गिरोह ने सफलतापूर्वक एक जागीर पर नियंत्रण कर लिया होता, यदि उन्होंने उचित धातु विज्ञान, सैन्य रणनीति और सबसे महत्वपूर्ण मानवों से मन का प्रयोग सीखा होता, वे एक आपदा बन गए होते जो सामने आने का इंतजार कर रही होती। आत्मसमर्पण करो मनुष्यों। अब जब भारत को अपने दुश्मन की मंशा समझ आ गई थी, तो उसे टालमटोल की रणनीति अपनाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी उन्होंने बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया। मूलतः उन्होंने इसे शीघ्र समाप्त करने की योजना बनाई थी, लेकिन गुफा के आकार का आकलन करने पर यह तथ्य कि वहां केवल एक ही प्रवेश द्वार था और दुश्मन की स्थिति, उन्होंने महसूस किया कि एक एक करके उनका पीछा किए बिना भी उन सभी को खत्म करने का एक तरीका था। सिग्नल मत भूलना, उसने धीरे से फुसफुसाया, बस इतनी ऊंची आवाज में कि भावना सुन सके। फिर उसने गोबलिन लॉर्ड से बात की। तुम कहते हो आत्मसमर्पण, तुम उम्मीद करते हो कि हम बिना लड़े ही तुम्हारे शिकार बन जाएंगे। हम सिर्फ कमजोर और बेकार लोगों का शिकार करते हैं। ये बात भूतों और इंसानों दोनों पर लागू होती है, और हम दोनों में से कोई नहीं। क्या तुमने मेरे क्षेत्र पर कहर बरपा कर अपनी योग्यता साबित नहीं की? तो फिर तो यही कारण है कि आप हमें मार डाले। तुम्हें मारने से मेरे शहीद योद्धा वापस नहीं आएंगे, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आ गए तो मेरी सेना और भी मजबूत हो जाएगी। यह एक ठोस तर्क है, लेकिन मुझे गुफा में गुलाम की तरह रहने का विचार विशेष रूप से पसंद नहीं है। मैं अभी यही रह सकता हूँ, लेकिन जल्द ही यह बदल जाएगा, और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ गुलामों जैसा व्यवहार नहीं करूंगा। हम भारत ने एक विचारपूर्ण गुनगुनाहट निकाली। किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में गोबलिन लॉर्ड के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी पीठ से चिपकी भावना को भी एक पल के लिए उस पर शक हो गया। अगर उसने पहले ही उसे फुसफुसा करना बताया होता तो शायद वह पहले ही भाग चुकी होती। भारत को भर्ती करने का एक वास्तविक अवसर महसूस करते हुए गोबलिन लॉर्ड की सुनहरी आंखें चमक उठी। ध्यान से सोचो यार, मुझे इस बल को बनाने में आधे साल से भी कम समय लगा है। ओह, भारत की प्रतिक्रिया का अनुवाद था, तो क्या इस देश का स्वामी पिछले आधे साल से ऐसा होने दे रहा है? लेकिन गोबलिन लॉर्ड ने इसे वास्तविक प्रशंसा समझ लिया और गर्व से अपनी थोड़ी उठाते हुए बोलना जारी रखा। अब सोचो कि 1 साल, 3 साल या 10 साल बाद मेरी शक्ति कैसी होगी। सोचो, मेरे साथ रहकर तुम कितनी दौलत, ताकत और इज्जत पा सकोगे। ये तो बहुत लुभावना है। अगर तुम मना करोगे तो सिर्फ मौत तुम्हारा इंतजार करेगी, लेकिन अगर तुम स्वीकार कर लोगे तो महिमा है। इसमें संकोच की क्या बात है? तभी भारत के पीछे शोर शराबा और बढ़ गया रुक। बड़ी संख्या में जीवों के झुंड में आने की आवाज। शिकार पर गए गोबलिन ये जानकर वापस लौट आए कि उनके अड्डे पर हमला हो रहा है। यद्यपि उनका कवच गोबलिन लॉर्ड के निजी रक्षकों के कवच से अधिक कच्चा था, फिर भी उनकी संख्या उनसे अधिक थी, और उनमें से हर एक के मुंह से हत्या की मंशा झलक रही थी। उनका क्रोध स्पष्ट था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें प्रवेश द्वार पर ग्रीन हंटर इंसेंस को धकेलने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे एक अत्यंत अप्रिय अनुभव हुआ। जैसे ही वे गुफा में घुसे, भारत ने पाया कि उसे और भी अंदर की ओर भूतों की भीड़ में धकेला जा रहा है। अब वह पूरी तरह से घिरा हुआ था। उफ, हिचकिचाहट ही तुम्हारे पतन का कारण बनी। अगर तुमने पहले वफादारी की कसम खा ली होती तो एक वफादार जागीरदार की तरह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार होता।
गोबलिन लॉर्ड ने बनावटी दया से आह भरी, यद्यपि उसकी आवाज में उपहास की झलक थी। भारत ने पूछा, आप शुरू से ही समय खरीदने की योजना बना रहे थे, है ना? कौन जाने, क्या यह अभी वाकई प्रासंगिक है? अगर मैं अभी भी अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करूं, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? यह अनुवाद नोवेलाइट की बौद्धिक संपदा है। मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारी स्थिति पहले से भी कम हो जाएगी। तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मानो गोबलिन लॉर्ड के शब्दों के जवाब में 100 से अधिक गोबलिनों ने भारत पर अपने हथियार तान दिए। उसने महसूस किया कि भावना ने पीछे से उसके कपड़े कसकर पकड़ लिए हैं। भारत ने उत्तर दिया, शब्दों से नहीं लेकिन कार्रवाई के साथ। वाह! भारत के दाहिने हाथ में वॉलीबॉल के आकार की रुई की गेंद अपनी मुलायम उपस्थिति के बावजूद एक भयंकर ध्वनि के साथ हवा में उछल रही थी। ये सीधे गोबलिन लॉर्ड की ओर उड़ गया। गोबलिन लॉर्ड को सहजी खतरे का आभास हुआ और वह तुरंत एक ओर लुढ़क गया। ये सही निर्णय था। जिस क्षण रुई का गोला उस कुर्सी से टकराया जिस पर वह बैठा था, वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, मानो उस पर किसी बड़े लोहे के गोले से प्रहार किया गया हो। गोबलिन लॉर्ड चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा, मार डालो रैया। भूत सैनिक एक साथ भारत पर टूट पड़े। भावना, जो अब तक चुप थी, अंततः अपनी सीमा पर पहुंच गई और चिल्लाई, अब हमें क्या करना चाहिए? यह भारत का शरीर आगे की ओर उछल गया। आगे का रास्ता हथियारधारी भूतों द्वारा पूरी तरह अवरुद्ध था, लेकिन भारत को इसकी परवाह नहीं थी। भारत हवा में उछला और अपना पैर सीधे एक भूत के चेहरे पर रख दिया। जैसे ही भारत ने उसके सिर को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, उस बदकिस्मत प्राणी की चीख निकल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के भारत ने आगे बढ़ते हुए गोबलिनों के सिरों के ऊपर से दौड़ना जारी रखा, उन्हें अपना पैर जमाने का स्थान माना। अब तक भावना को पीठ के बल यात्रा करने की आदत हो गई थी, लेकिन यह हास्यास्पद से भी अधिक था। यदि वह किसी भी भूत के हथियार से टकराता तो उसके पैर और पंजे कटकर अलग हो जाते, और यदि वह इससे बच भी गया तो एक क्षण के लिए भी संतुलन खोने का मतलब था कि वह दुश्मन की पंक्ति में समा जाएगा। फिर भी भारत बिना किसी हिचकिचाहट के अटूट आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर अंततः उसका पैर किसी ऐसी जगह पर पड़ा जो किसी भूत का सिर नहीं था। भावना की दृष्टि तेजी से जुड़ गई। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि भारत का अगला कदम उस विशाल गुफा की दीवार पर पड़ा था जिसमें वे थे। चूंकि इस गुफा को गोबलिन लॉर्ड के सिंहासन कक्ष के रूप में चुना गया था, यह न केवल चौड़ी थी बल्कि अविश्वसनीय रूप से ऊंची भी थी। भारत उबड़ खाबड़ असमान दीवार पर तिरछे ढंग से चढ़ता गया और तेजी से ऊंचाई हासिल करता गया। और फिर वह चिल्लाया, केंद्र फायर, अधिकतम शक्ति का उपयोग करें। क्या तुम पागल हो? एक साहसी व्यक्ति को कम से कम इतना तो करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा कोई साहसी व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता हो। भावना उस पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जब वह ऐसा सोच ही रही थी, उसका हाथ नीचे जमीन की ओर बढ़ चुका था। उसके शरीर में बचा हुआ लगभग सारा मन एक ही बार में बाहर निकल गया और गर्मी की एक विशाल लहर में संघनित हो गया। विडंबना यह है कि पहले उसने जो उन्मत्त जादू टोना किया था, उसका फल उसे मिल गया था। अब उसका निशाना स्थिर था, पत्थर जलाने का जादू। फूश! ऊपर से प्रचंड गर्मी की लहर फूट पड़ी। भूत प्रभु की सुनहरी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हालांकि वह कोई साधारण भूत नहीं था। इतनी बड़ी आग, ये हमें मिटाने के लिए काफी नहीं होगी। संभवतः 10 गॉब्लिन या अधिकतम दर्जनों समूहबद्ध संरचना के कारण मर सकते हैं, लेकिन उसकी सेना का बड़ा हिस्सा बच गया। उसने अपने दांत भींच लिए और कसम खाई कि आग बुझते ही वह उन्हें मार डालेगा। उसने पास में खड़े 2 भूतों को पकड़ लिया और उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर अपने शरीर को ढक लिया। उसकी गणना सही थी। यदि उनके सिंहासन पर एक बैरल तेल से भीगी हुई रुई की गेंद न बैठी होती, चाहे उसकी बुद्धि और प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, वह अभी भी एक भूत था जिसने केवल एक छोटी सी दुनिया का अनुभव किया था। भावना की लपटें सिंहासन को छू गईं, जिससे कपास की गेंद की सतह में आग लग गई। संपीड़ित तेल आग से टकराकर फूट पड़ा, और तब बूम, प्रकाश, ऊष्मा, आघात तरंगे। गुफा की छत के पास स्थित अपने ऊंचे स्थान पर भी भारत और भावना ने विस्फोट की तीव्र शक्ति को महसूस किया। भावना बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पाए और जब खुली तो नीचे का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। अनुशासित, सुसज्जित, उच्च संगठित हरित सेना चला गया था। विस्फोट के सबसे निकट मौजूद भूत प्रेत वहीं पर जलकर राख हो गए। जो लोग दूर थे वे अभी भी जीवित जल रहे थे, मौन पीड़ा में छटपटा रहे थे, और बचे हुए लोगों में गोबलिन लॉर्ड बने रहे। यार, उसकी प्राकृतिक शारीरिक शक्ति और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई ढालों के कारण वह बच गया, जिससे विस्फोट में फंसे लोगों में वह सबसे कम प्रभावित हुआ। लेकिन इसका मतलब यह था कि उसकी पीड़ा लंबे समय तक बनी रही। तेल से उत्पन्न लपटें उसके शरीर से चिपकी रही, बुझने का नाम नहीं ले रही थी। गोबलिन लॉर्ड एक कीड़े की तरह जमीन पर रेंग रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसकी जली हुई त्वचा उखड़ रही थी। वह समझ नहीं सका, या यूं कहें कि वह समझना ही नहीं चाहता था। वह महानता के लिए पैदा हुआ था। उनका उद्देश्य भूतों को उनकी सीमाओं से परे उठाना था, और फिर भी वह यहाँ इस तरह मर रहा था। इतना निरर्थक, बहुत व्यर्थ। जैसे ही भारत उदासीन भाव से उसके पास पहुंचा, गोबलिन लॉर्ड ने अपने अंतिम घृणा से भरे शब्द उगल दिए, घमंड मत करो। अगर मेरे पास थोड़ा सा और समय होता तो तुम। भारत ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। फिर मानो सचमुच हैरान हो, उसने उत्तर दिया, क्या आप ही वह व्यक्ति नहीं थे जिसने वह समय बर्बाद किया? क्या अगर तुम्हें समय चाहिए था तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए था कि कोई तुम्हें पकड़ न ले। अगर तुमने जल्दबाजी करने के बजाय धीरे धीरे अपनी सेना बढ़ाई होती तो ज्यादा देर तक किसी को पता ही नहीं चलता। भारत ने अपना फैसला शांतिपूर्वक परंतु निर्दयतापूर्वक सुनाया। आप दुर्भाग्य के कारण नहीं हारे, आप अपनी अयोग्यता के कारण हारे। गोबलिन लॉर्ड का चेहरा फड़क उठा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के भारत ने अपनी तलवार घुमाई। एक तेज साफ गति के साथ गोबलिन लॉर्ड का सिर गिर गया। भारत ने इसे उठा लिया। फिर वह भावना की ओर मुड़ा और बोला, पहली बार अनुरोध करने पर यह काफी अच्छा रहा। भावना बस उसे घूरती रही, जिस तरह एक बिल्ली ब्रह्मांड की विशालता को घूरती है।